हम जी इस वक्त रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन में हैं और हमारे साथ रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर ज़िल्लुर रहमान साहब हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। ज़िल्लुर रहमान साहब बताएं ज़रा, रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या है? रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1978 में इसकी बुनियाद डॉक्टर मोहम्मद सादिक मलिक साहब मरहूम ने रखी। वो एक बहुत पैशनेट किस्म के मतलब वो अपने आप को ये कहते थे कि मैं एक किसान हूँ, एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मैं इसी चीज़ को लेके आगे चलना चाहता हूँ। बेसिकली ही वाज फ्रॉम आर्मी। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी सी उन्होंने ज्वाइन किया एज जॉइंट सेक्रेटरी। फिर उन्होंने एक शादाब प्रोजेक्ट की बुनियादें रखी। दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। उसमें 50 to 60 विलेज का एक क्लस्टर था जिसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपना प्रोजेक्ट और ट्रमेंडस अचीवमेंट्स थी वहाँ पे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे ऑफ दैट टाइम उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। FAO UNDP की टीम्स है उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। तो आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट्स जो थी हैं वो आती जाती रहती हैं, तो वो शादाब प्रोजेक्ट इसी गवर्नमेंट के जब टॉपल हुई तो वो भी ख़त्म हो गया। सही। फिर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बुनियाद रखी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की। मकसद जो है दही तरक्याती फाउंडेशन, रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन का, वो बेसिकली ये है जितने लोग ख़वातीन मर्द जो देही इलाकों में रहते हैं उनको ये बावर कराया जाए कि दोस्तों तुम लोग हेल्पलेस नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो करने का पोटेंशियल है ना, ताकि जो वो लोग माशरे का एक अच्छा एक यूज़फुल पार्ट बन सके। हमने ये देखा है वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का फुकदान है, एजुकेशन का फुकदान होता है, वहाँ पे हेल्थ का फुकदान होता है, लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन जो ऑब्सलीट वे है वो उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो नेड है उनको ज़्यादा पता नहीं चलता। हम लोग जो कि RDF हैं हमने इसी चीज़ की बुनियाद रखी कि हम उन लोगों को ही अप्रोच करेंगे जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जिनके पास बेसिक सहूलियात नहीं है, निगलेक्टेड फॉर लॉन्ग जो वो एरियाज़ है वहाँ पे हैं। सही। हमने एक प्रोजेक्ट की बुनियाद जो 1984 में रखी, दैट वाज इन विलेज गोदू। गोदू एक विलेज जो कि टेक्सला के अंदर है और बैक इन 1984 देयर वाज नो फैसिलिटी। कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन पे नहीं था, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे इतना नहीं था, हेल्थ पे कुछ नहीं था। तो हमने वहाँ पे मदर चाइल्ड हेल्थ केयर का पहला वहाँ पर बुनियाद रखी। डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, लेडी हेल्थ विजिटर थी, छोटा सा एक ऑपरेशन थिएटर था। हमें बहुत ज़्यादा डोनर्स ने भी वहाँ पे फंड किया, तो हमने वो बड़ा सक्सेसफुली अभी तक वो हम रन कर रहे हैं। सही। और उसके ऊपर हमारा जो इस वक्त RDF है उसने अपने पॉकेट से, मतलब कोई उस पर डोनर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, अब आके वो RDF को रन कर रहा है। सही। और वो जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीना मेडिसिन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन डॉक्टर्स की देता है। हमने वहाँ पे टेली मेडिसिन इंट्रोड्यूस करा दी। टेली मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि उनको 24 घंटे ऑलमोस्ट डॉक्टर अवेलेबल होता है। हम लेकिन अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा वो टाइम का थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं, लेकिन ये है कि टेली मेडिसिन के थ्रू उन लोगों को बड़ी अच्छी मेडिकल की फैसिलिटीज़ दी हैं। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 87 से काम कर रहे हैं। और हमारी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है कि हमारी एक खातून जो कि वहाँ पे 87 में आई थी, परवेज़ा बेगम। उन्होंने जब वहाँ से सीखा, उन्होंने उसी सिलाई कढ़ाई से अपनी बच्चियों की शादी की और अब उनकी पोतियाँ जो हैं और उनके निवासियाँ वो हमारे इंस्टीट्यूट से वो भी उन्होंने भी स्किल अपनी जो से स्किल्स ले ली हैं और वो माशाल्लाह यूज़फुल इस वक्त वो है माशरे का हिस्सा। और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपने घरों में काम स्टार्ट कर दिया, कुछ ने अपने बुटीक्स बना लिए और कुछ अपने ससुराल में जाके काम करना शुरू किया, जो कि अच्छा उनके लिए रहा। इसके बाद हमने बायोगैस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बायोगैस के हम जो प्लांट्स हैं उन जगह पे लगाएं जहाँ पे कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। और उन जगहों पे जहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन का बहुत ख़तरा है, क्लाइमेट के चेंज के ऊपर जो सा आप कि आजकल हमारी डिफॉरेस्टेशन है, वो पौधों को जब ख़त्म करते हैं आप तो उसका इम्पेक्ट क्या आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हरा भरा रहे। हमने 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं
दोनों, एक विलेज है शादारा जो कि नियर टू इस्लामाबाद है, और दूसरा जो है वो है पड़याल, ये चक्री के पास है। दोनों विलेजेस में गैस नहीं है, लोग महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं, और जो लोग एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जो लकड़ी वगैरह वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि हम इस चीज़ को फर्दर प्रमोट करें। अभी हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और हम उन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम लोगों को ये चीज़ के ऊपर उनको अवेयरनेस दे सकें कि यार अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पे आएँ, क्योंकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज थोड़े से महदूद होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें अल्टरनेट एनर्जी को एड्रेस करना ही करना है। हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो से हैं वो भी लोगों को लगा के दे रहे हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ अ फ्यू ऑफ पार्टनर्स, वो भी हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने रेन वाटर हार्वेस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो लोग जहाँ पे कि पानी जो बारानी एरिया था, पानी वहाँ पे नहीं रुकता, बारिश होती है पानी निकल जाता है, तो वो कुछ स्टोरेज ऐसी हम उनको बना के दे रहे हैं। और हमने 3 अपने यूनिट्स लगाए भी हैं कि लोग जहाँ से पानी स्टोर करके अपने ड्राउट के एरिया में, जो जब वहाँ पे कह सालिए मात्र पानी नहीं है, बारिशें नहीं हो रही, तो वो अपना वही पानी इस्तेमाल करते हैं फॉर एनिमल्स और फॉर किचन गार्डन। और वो हमारे बड़े अच्छे इस वक्त यूनिट्स जो हैं वो चल रहे हैं वहाँ पे। फिर हमारा जो नेक्स्ट फोकस आ जाता है वो आ जाता है, हम इस वक्त एक और प्लान जो कि हमारा है वो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की वो है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम क्रीको एक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एलजी की ग्रोथ को, एलजी फंजाई जो है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करें। और हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि यार आप हमें साथ आए, क्योंकि एलजी एक ऐसा वो पौधा है जो कि आपके सीवेज के और पानी को प्योरीफाई करके आपके एग्रीकल्चर के लिए तो उसको बहुत मुफीद कर देता है। उसके अलावा यही जो रिसोर्स है ये आपके डीजल की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। इवन एक जो इस वक्त तक रिसर्च है, रिसर्च में ये बता दिया गया था कि 1 हेक्टेयर जो तकरीबन 20 कनाल होता है, उसमें अगर आप एलजी को ग्रो करते हैं और उसमें जो आपको डीजल मिलता है वो रफली 40 to 50,000 लीटर्स पर ईयर है। तो ये हमारी मेन वो फोकसेस हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, कुछ डिज़ास्टर रिस्पांस पे होता है कि जब भी कहीं खुदा न खास्ता डिज़ास्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, तो जो हमारी स्टार्ट होती है उसके मुताबिक हम उनको कर रहे होते हैं। ये ज़िलुर रहमान साहब, आपने एलजी का जिक्र किया है, बहुत इनोवेटिव है। हाउ यू ड्राइव द आइडिया, आपने कहाँ से ये आइडिया लिया और इसको अब किन बेसिस के ऊपर आप पाकिस्तान के अंदर किन एरियाज़ में आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और ये प्योरली कोई गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है या ये आरडीएफ का इनिशिएटिव है, और फर्दर आप चाहेंगे गवर्नमेंट से क्या आप डिमांड करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस पर असूली तौर पे गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए था। अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और हम फिर मिसाल देते हैं इंडिया की, इंडिया में इस पर बहुत काम हो रहा है, मलेशिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास वेस्ट लैंड बेशुमार है जिस पे कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ ऐसी भी हैं जो कि सॉल्ट लैंड्स हैं जिनके वो जिनको हम क्या कहते हैं कि वैसी ज़मीन है जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। तो एलजी की ग्रोथ के लिए वो जगह, और जहाँ पे सीवरेज और गंदा पानी है, वो बेस्ट है। वहाँ पे आपकी एलजी की जो क्रॉप है वो 14 डेज में तैयार हो जाती है। और 14 डेज बाद आप इसको उठा के बाहर ले जाते हैं, उसको फिर आप ड्राई करते हैं, इसमें इसका जो सीड है देन उसको आप क्रश करते हैं, लाइक जिस तरह कोलू में तेल निकाला जाता है उस तरह निकालते हैं, तो वो डीजल जो है ना वो बन जाता है। इस डीजल के अंदर अगर हम जो हमारा APL है, ये जो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो अगर हमें थोड़ा सा इस सिस्टम में भी कुछ हेल्प आउट कर सकें कि हम इस चीज़ को करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये डीजल निकलता है तो इसके अंदर एक शायद लेड की थोड़ी सी वो होती है आमेजिश जो करनी पड़ती है कि इसको रिफाइन करने के लिए, तो उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारा ये आइडिया ये है कि अगर हम ये डीजल इस तरह प्रोड्यूस कर लेते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बोझ इंपोर्ट का होता है डीजल का, वो मिनिमाइज हो सकता है। और एक रफली यही है कि जो हमें
300 या 285 या 275 में पड़ा है, वो लेस देन 150 ये इसके वो रेंज में आ जाएगा। राइट। ज़लील अहमद साहब, ये बहुत अच्छा आपकी प्रोजेक्ट है एंड आई विश कि यू गवर्नमेंट आप के साथ कोलैबोरेट करें और इस तरह के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आरडीएफ की चैलेंजेस का थोड़ा सा बताएं और कौन सी हर्डल्स लगती है कि समटाइम के यू नीड टू somebody rescue you, तो how you overcome the challenges as a leader या as a team leader या team member, how you would define the role of a leader in terms of RDF or in terms of government? जो रेस्क्यू की बात आपने की ना, रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कहीं ऐसा हो कि कोई इशू बड़ा चल रहा है हमारे। रेस्क्यू करना पड़ता है उन लोगों को जो कि चीज़ को समझते नहीं। देही तरक्की में या देहात में लोगों के माइंड सेट होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि जब आप ज़मीन को देखते हैं ना, तो ज़मीन मडी है, मट्टी के रंग की, मटियाली। मोस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ पे कि DAP की, यूरिया की और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की वो भरमार होती है ना, वो अल्टीमेटली येलोइश होना शुरू हो जाती है, जिसको कि आम जुबान में कहा जाता है कि बीमार ज़मीन है। लेकिन उससे लोग ग्रोथ लेते हैं। राइट। हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे फार्मर्स को कि वो थोड़ा सा चेंज करके ना रोटेशन पे आए। गंदम उगाई है तो यार कैश क्रॉप है गंदम, ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़मीन को रेस्ट देने के लिए वहाँ पे कुछ बीन्स करें, कुछ ऐसा करें कि वो ज़मीन के न्यूट्रिएंट ज़्यादा उसमें बढ़ जाएं, फिर आप दोबारा उसी को ग्रो करें, फिर इस तरह रोटेशन पे है, ज़मीन बीमार नहीं होगी। DAP, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से आप ज़मीन को, फसलों को जो आप पॉइजन दे रहे हैं, आप बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। हमारा एक प्रोजेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी हम करने के इंशाल्लाह जा रहे हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट पे जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, स्वाय प्लास्टिक है, उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही ओके कि उसको कैसे करें, लेकिन वो लैंडफिल वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए चल रहा होता है। जो वेस्ट घरों से निकलती है, उस वेस्ट को भी अगर जो है ना प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है। आप अगर किसी भी एक हाउसिंग सोसाइटी में ये स्टार्ट करते हैं और उसमें आप अपना यूनिट लगा लेते हैं, और तो आप उसमें सबसे पहले तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आप सेग्रीगेट कर लेते हैं। राइट। जो इनऑर्गेनिक है उसकी यूटिलाइजेशन तो ये है कि वो तो सेल आउट हो जाता है, वो चली जाती है चीज़ें, शीशा, लोहा वगैरह जो चीज़ें उसमें आती हैं। जब ऑर्गेनिक है उसको जब आप फर्दर प्रोसेस करते हैं ना, तो वो आपकी बड़ी उम्दा किस्म की खाद बन जाती है। वो खाद बहुत चीप होती है और वो बेस्ट होती है फॉर लैंड, बेस्ट फर्टिलाइज़र। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसी चीज़ को यूटिलाइज़ किया मर्दान में, तो उनका माशाल्लाह जो गन्ने की फसल हुई तो वो तकरीबन 12 फुट की थी। राइट। ऑर्गेनिक आपको जहरीली चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। ये थोड़ा सा हमारा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अवेयरनेस दी जाए उन लोगों को जो कि देहातों में हैं कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, और उनको गवर्नमेंट इस चीज़ का खुद से इंसेंटिव दे कि आप इस तरफ आएँ, हम आपके साथ हैं। किसान को खाली ना छोड़े, वो बेचारा बड़ी मेहनत करता है, उसको उसका रिटर्न दें, और उस रिटर्न भी इस तरह भी दें कि आप ये भी सोचें कि मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तो ये होता है कि थोड़ा सा फार्मर का माइंड सेट चेंज करना मुश्किल है। बाकी जैसा कि आपके इल्म में है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, और अलायंस गुड गवर्नेंस फाउंडेशन इसके ऊपर एक कैंपेन रन कर रही है। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, हमारा कुछ 2 मिलियन के करीब, एक यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 2 मिलियन के करीब हमारे बच्चे वो हैं जो स्कूलों से कभी आए ही नहीं। तो व्हाट यू वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट को क्या आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह हम इन बच्चों को वापस ला सकते हैं और इन बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं? व्हाट आर द टेक्निक्स जो हमें अपने लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, और जैसे RDF है या अलायंस है या इस तरह के और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कौन सा ऐसा स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनानी चाहिए ताकि ये बच्चों को हम वापस ला सकें? देखिए, एजुकेशन है ना, वो बेसिक चीज़ है।
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर जब हुकूमत को इस वक्त, क्योंकि कोविड ने बहुत बुरा असर डाला था, राइट, कोविड के बाद जो बच्चे स्कूलों से निकले या जो कॉलेज से निकले वो फिर शायद बहुत कम गए वापस, कोई कहीं चला गया, कोई जॉब पे लग गया, कोई अपने कारोबार पे, कोई कुछ। मेरा ख्याल है कि जो ये कन्वेंशनल वेज है ना, इनको थोड़ा हटना पड़ेगा। राइट, आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल की तरफ आए। उनको ये ना बताओ कि जहाँ मैंने जाना तो मुझे वहाँ पे फैंटी पड़नी है, हेड मास्टर साहब ये करेंगे, टीचर ने ये करना, होमवर्क नहीं किया हुआ, ये वो। बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा छुट्टी लेट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बैग फ्री घर जाते हैं, उनकी सारी तैयारी, उनका होमवर्क वगैरह वहीं पे हो जाता है, फिर वो घर जाके वो खेलते हैं, कूदते हैं, वो एक्स्ट्रा जो उनकी होती है एक्टिविटीज़ उनमें लगे रहते हैं। हेल्दी किस्म का एनवायरनमेंट जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड करें। स्कूलों में जो गेम्स हैं उनकी प्रमोशन हो, स्कूलों में एनिमेशन की तरफ आए, राइट, कि बच्चों को बताएं, अगर आप उनको वीडियो दिखाएंगे वो ज़्यादा शौक से दिखेंगे। कार्टून किस्म की वीडियो दिखाएं आप उनको, जी ये ABCD है, अलिफ बे पे है, वो सारा कुछ इस तरह दिखाएं। राइट, अलिफ से अनार है या वो कुछ भी है, R फॉर रैबिट है, खरगोश को दिखा रहे हैं, वो छलांगे लगा रहा है, इस तरह की कुछ आप लेके आएंगे ना इनोवेशन, तो लोग, और मेरे ख्याल इस तरह बच्चे ज़्यादातर आएंगे, बच्चे वापस स्कूलों की तरफ, बच्चे स्कूलों की तरफ आएंगे, क्योंकि वो इस वक्त घुसे हुए हैं मोबाइल्स में। राइट, और इनसे ये जो मोबाइल है ना, मेरा ख्याल है कि ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए इसमें बहुत सी चीज़ों को। अगर हम इसको कहें कि हमें थोड़ा सा अपने जो करिकुलम है उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, स्टाइल्स को, टीचिंग को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ बच्चों को फैंटेसाइज कर रही है उसी में आपको, मतलब दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, कि उसी में आपको लर्निंग देनी होगी। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप, फिर मैं मिसाल देते हुए इंडिया की, मुझे दुख इसलिए होता है कि यार हम लोग जो उनसे ना, हम भी उनके साथ ही आज़ाद हुए थे। एक खातून का इंटरव्यू था, वो उनकी तकरीर कर रही थी कि हम लोग जो है ना यहाँ पे बच्चों को अदर देन हिंदी, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम जर्मनी पढ़ा रहे हैं, हम फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, हम चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं। राइट, कि ये बच्चे हमारे जो है ना वहाँ पे जाके अच्छी जॉब्स पे लगे हैं, कोई हो सकता है CEO लग जाए, कुछ लग जाए। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? अलिफ बे पे 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 6th क्लास से आपकी ABC स्टार्ट होती है। अब पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे ज़माने में तो 6th क्लास से शुरू होती है। सही है। तो अब ये जो है ना, इसको ऐसा ना करें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कर रही है तो वो थोड़ा सा फॉलो करें जो इस वक्त चल रहा है फॉरेन में, जो यूरोप में है, उसको ज़्यादा ना करें, कुछ इतना कर दे कि बच्चों को स्कूल जाने का इंटरेस्ट हो। Right. बच्चे को सुबह ये ना हो कि मैंने उठ के स्कूल जाना है तो वो फैंटी पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी, ये होगी। उसको ये हो कि मैंने जाके कुछ चीज़ नहीं देखनी है, वो होगा। और मैं अलायंस के बारे में जो था ना, मैं माशाल्लाह आपका वो देख रहा था, आपकी बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं और अल्लाह आपको इस पर कामयाबी दे, और जिस तरह आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं